मुल्क के साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी पर आज सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर पेश किया खराज अकीदत। वजीर आजम ने अटल जी पर जारी किया वीडियो। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक इंतजाम का जायजा लिया। कहा, रियासत में मुकाबला जाती व दाखिला इम्तहानात में भीड़ भाड़ इकट्ठा न हो। इंतजामिया ये यकीनी बनाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अजला में बनाए जाएँ इम्तहानी मराकज़। हुकूमत के मौसर इक़दाम से एक दिन में 53,000 से ज़ायद कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। अब तक 18,62,000 से ज़ायद मरीज बीमारी से हुए ठीक। सेहतियाब होने की शरह में हुई तकरीबन 72%। वहीं शरह अमवात घटकर 2% से भी हुई कम। मरकजी आबी कमीशन की इत्तला के मुताबिक रियासत के कई नदियों में तग़ियाफ़ी, कई नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब मुतासरा अजला में इंतजामिया के जरिए मुस्तैदी के साथ कराई जा रही है राहत व बचाव के काम। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आज मुल्क के साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी है। तवील अरसे से तक बीमारी से लड़ने के बाद साल 2018 में अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उन्होंने वजीर आजम के तौर पर 3 मरतबा मुल्क की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने अपनी तकरीर से सबको मशहूर कर दिया। वाजपेयी जी ने अपने नजरिए और अहद की पाबंदी से हिंदुस्तानी सियासत की बुलंदियों को छुआ। चाहे वो वजीर आजम रहे हों या हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, मुल्क की बात हो या इनकलाबियों की या फिर उनकी अपनी नज़मों की, उनकी दूरअंदेशियां बातें हैं और बाकी सभी लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। आजहानी वाजपेयी जी की बरसी के मौके पर उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर खुसूसी दुआया जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पहुंचकर साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु, भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रतन, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी, खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर खराज अकीदत पेश किया। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी साबिक वजीर आजम वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी के मौके पर एक तस्वीर की नकाब कुशाई की। इस तस्वीर को मुसव्विर वासुदेव कामत ने बनाया है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर कहा कि अटल जी सन 1971 की जंग में उस वक्त की हुकूमत की हिमायत में मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके वतन के तई इस ईमानदारी के सबब ही 1994 में उस वक्त की हुकूमत ने अटल जी को कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का मौक़िफ़ रखने की जिम्मेदारी दी थी। 1971 के युद्ध में वे तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण सन 1994 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रखर विरोधी अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाई।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अटल जी पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर देते रहे। मुल्क की फौजी ताकत को मजबूत बनाने के लिए जौहरी तजुर्बे का फैसला लेने की उनमें दूरअंदेशी थी। अपनी सहज मुस्कान और मृदुल स्वभाव के साथ साथ वे न दैन्यम न पलायनम का संदेश भी देते थे। वे सभी नेताओं, विशेषकर पड़ोसियों, वे सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देते रहे। वे कहा करते थे कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की दूरदर्शिता भी उनमें थी। एक तरफ उन्होंने शांति और मित्रता के लिए बस से लाहौर तक की यात्रा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से कारगिल तक भारत की सामरिक शक्ति का ठोस परिचय भी दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने ट्वीट के जरिए आजहानी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम सबके प्यारे अटल जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत। भारत उनकी गना कद्र खिदमात और मुल्क की तरक्की की कोशिशों को हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वहीं मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बरसी पर उन्हें ट्वीट के जरिए याद करते हुए कहा है कि अजीम शख्सियत, माहिर सियासतदान, कौमी पॉलिसी साज, माहिर कायद, हम सब की तरगीब का जरिया भारत रत्न साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बरसी पर कोटि कोटि नमन। भारत रत्न साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी पर आज लखनऊ के लोक भवन में वाक़ उनके मुजस्समे पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासत के वजीर मालियात सुरेश खन्ना और वजीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए बरेली में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार संतोष कुमार गंगवार समेत पार्टी के कारकुनों ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को गुलहाए अकीदत पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा है कि अटल जी जैसी शख्सियत मुल्क व दुनिया में दूसरी नहीं, उनकी कमी सियासत में हमेशा महसूस की जाएगी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर किए।
अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में एक अनूठा था और हम सब जानते हैं कि जब वो पहली बार सांसद बने थे तभी श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि देश के नेतृत्व देने वाले नेताओं में उन्होंने अटल जी का नाम प्रमुखता से लिया था। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में अटल जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद पर रहकर जो कार्य किया, और हमें खूब ध्यान है पहली बार जब 13 दिन की सरकार के बाद जब उन्होंने पद छोड़ा था तो जो लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक उनका वक्तव्य था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को खुद इंहिसार बनना चाहिए। मुल्क के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की वबा के खिलाफ जंग का जिक्र किया। खुद इंहिसार भारत की सोच, बदलाव और पहल पर मजबूती से अमल दरामद करने के लिए अहलियान वतन की हिमायत पर एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इंहिसार भारत के अहद को पूरा करने की अपील की। कौमी सेहत डिजिटल मिशन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इसके तहत हेल्थ ईडी का आईडी कार्ड में हर शहरी की मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उससे होने वाली है। कोरोना वैक्सीन के इंतजार को खत्म करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन टेस्टिंग के मराहल में है। जैसे ही साइंसदानों से हरी झंडी मिलेगी, मुल्क इन वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया है कि वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी है कि मुकाबला जाती और दाखिला इम्तिहानात में ये यकीनी बनाया जाए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अजला में एहतियाती मराकज़, इम्तिहानी मराकज़ बनाए जाएँ। इन मराकज़ में महकमा सेहत के प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आला ने कोविड-19 की वबा के मद्देनज़र ज़िला लखनऊ और कानपुर शहर में इजाफी एहतियात बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। होम आइसोलेशन के मरीजों से सीएम हेल्पलाइन लगातार राब्ता बनाए रखे ताकि इनके मौसर मॉनिटरिंग की जा सके। जनाब अवस्थी ने बताया है कि वज़ीर आला ने आला सतही मीटिंग में अनलॉक इंतजामात का जायजा भी लिया। प्रदेश में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जगह पालन हो, कहीं भी भीड़ भाड़ न लगने पाए। कक्षा केंद्र में अंदर घुसते वक्त या बाहर निकलते वक्त हमारी जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो गई है। 17 जनपदों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और सभी जगह ये सुचारू रूप से संपादित हो गई है। परीक्षा केंद्रों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग का जो भी प्रोटोकॉल है
उसको लागू किया जाए और साथ साथ सावधानी बरती जाए, और यदि कहीं कोई कठिनाई है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस उसको अवश्य हल करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड से ज़्यादा टेस्ट कराने का भी निर्देश दिया है। आज भी रिकॉर्ड 90,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश हो गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार जो मानक है WHO का, उस मानक के अनुरूप जो है अब टेस्टिंग की व्यवस्था प्रदेश में हो रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने CM हेल्पलाइन से उनसे संवाद बनाने और प्रभावी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग घर पर हैं उनको डॉक्टर से उचित परामर्श भी दिया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 4,454 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त रियासत में इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 51,537 है। अब तक 1,04,32 कोरोना मरीज सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। इन्फेक्शन का शिकार मरीजों में से कुल 2,449 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज रियासत में 90,914 सैंपल की जांच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,454 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,537 है। जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या आज 1 लाख क्रॉस कर गई है। अब तक 1,04,32 लोगों को उपचारित करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,449 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मृत्यु का प्रतिशत है कुल संक्रमित लोगों की संख्या के सापेक्ष, वो अब घटकर के 1.58% हो गया है। और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनका प्रतिशत अब बढ़ रहा है लगातार, और अब ये 65.03% हो गया है। कल प्रदेश में 90,914 सैंपल्स की जांच की गई, और अब तक प्रदेश में कुल 37,86,633 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के सबब कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। मुल्क में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक 18,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों के सेहतियाब होने की शरह 71.91% हो गई है। साथ ही शरह अमवात लगातार घट रही है। इस वक्त कोविड शरह अमवात 1.93% है। वहीं टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी भारत लगातार इजाफा कर रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,46,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला अखिलेश यादव आज अपनी अहलिया डिम्पल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात में उन्हें असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियों में लग जाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में डूबती एक बच्ची की जान बचाई। इस बच्चे की बहादुरी के लिए समाजवादी पार्टी के जरिए 25,000 रुपए का इनाम देकर उसकी हौसला अफजाई की गई है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में बहादुरी के काम करने वालों को एजाज से नवाजा जाता था। कन्नौज जिले में किसानों के लिए समाजवादी पार्टी की हुकूमत में बनाई जाने वाली खुसूसी मंडी की तामीर मुकम्मल न होने पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत को इस मंडी की तामीर मुकम्मल करके किसानों के मफाद में इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। कोरोना की वबा के सबब 5 महीनों से बंद माता वैष्णो देवी का मंदिर आज से खुल गया। वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस मरतबा एक दिन में सिर्फ 2,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। मंदिर खुलने से अकीदतमंद खुश हैं। यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को मास्क, फेस कवर पहनना लाजमी होगा। साथ ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मुहिम से तरगीब लेकर सीतापुर के एक शख्स ने घरों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाला टॉयलेट क्लीनर के साथ दीगर मसनूआत बनाकर कचरा मैनेजमेंट के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दिया है। सीतापुर में प्राइवेट जॉब करने वाले दुष्यंत जायसवाल घरों में इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाने वाली सब्जियों के छिलकों से ऑर्गेनिक बायो एंजाइम तैयार किया है, जो घर के टॉयलेट को साफ करने के साथ ही दीगर घरों में कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तैयारी के बारे में बताते हुए दुष्यंत ने कहा है कि उन्होंने 2.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में 150 ग्राम गुड़ को 70% पानी में घोलने के बाद हरी सब्जियों के छिलकों को बारीक करके इसमें मिलाने के बाद 1 चमचा ईस्ट पाउडर डालकर बोतल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा दिया, जिससे 1 महीने बाद पेस्ट तैयार हुआ, जो टॉयलेट सीट को साफ करने के काम में आता है। यही नहीं, नींबू और नीम को मिलाकर इस तरह के पेस्ट तैयार किए जाते हैं, जो जल्दी अमराज और गर्मियों में होने वाले दीगर इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। घरों में बनाने पर यह काफ़ी किफ़ायती होता है, जबकि मार्केट में मिलने वाली ऐसी मसनूआत काफ़ी महंगी होती हैं। मेरे मन में यह आया कि हरी सब्जियां या जो भी किचन का वेस्ट निकलता है, इसको यदि प्रबंधन सही ढंग से करा जाए तो शहर में गंदगी कम हो जाएगी और इसको उपयोग करने से जो हमारी वातावरण में गंदगी व्याप्त है हरी सब्जियों के सड़ने से, वो कम हो जाएगा। और इसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा मल वगैरह जो भी बीमारियां होती हैं, ये ऑर्गेनिक एंजाइम है और इसे यूज़ करने से हमारे जो पूरा सीवर सिस्टम का है उसमें गंदगी नहीं जाएगी और शुद्ध पानी ही नदियों तक पहुंचेगा। यदि हर व्यक्ति अपना किचन वेस्ट का मैनेजमेंट कर ले इस तरीके से, तो हमारी नदियां अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, शहर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, गंदगी नहीं फैलेगी। आजमगढ़ जिले के तिरवा थाना हलके के बांस गांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू के कत्ल के मुखालिफत में मुश्तइल देही बाशिंदों के जरिए बोंगरिया पुलिस चौकी और महकमा पुलिस के 2 पहिया गाड़ियों में आगजनी की गई। मामले की इत्तला मिलते ही जिला हेडक्वार्टर से जिला मजिस्ट्रेट और SSP मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लेते हुए फौरी असर से मौसर कार्रवाई की हिदायत दी। वहीं वारदात के सिलसिले में प्रधान की अहलिया के जरिए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं महकमा पुलिस के जरिए कसूरवारों पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। महकमा मामला का नोटिस लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दुख का इजहार किया गया और दर्ज फेरिस्त जात व कबाइल एक्ट के तहत दी जाने वाली इमदादी रकम के अलावा वजीर आला इमदादी फंड से 5-5 लाख रुपए की इजाफी रकम मुतासरा फरीक के देने की साथ ही कसूरवारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई करने के अलावा चौकी इंचार्ज और तिरवा थाना इंचार्ज को मुअत्तल करने के अहकाम भी दिए गए हैं। सत्यमेव जयते नाम है उनका, उर्फ पप्पू। उनकी कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी और एक बच्चे का एक्सीडेंट में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई थी। तो उनके परिवार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की घोषणा करी थी, जिसके तहत तत्कालिक जो बच्चा है 12 साल का सूरज, उसके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है और साथ में जो प्रधान थे सत्यमेव जयते, उनके परिवार को 10 लाख की आज प्रारंभिक धनराशि भी दी गई है आर्थिक सहायता के लिए। टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुज़िश्ता रोज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी का हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कामयाब तरीन कप्तानों में शुमार होता है। उनकी कप्तानी में ही भारत ने 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसके बाद 2011 में उनकी कप्तानी में ही भारत ने तकरीबन 28 साल के बाद वनडे वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की। Down the ground, has that gone the distance? It has. India has won. हेलीकॉप्टर नुमा शॉट चलाकर देश को विश्व विजेता बनाने वाले सौरव गांगुली के कप्तानी छोड़ने के बाद T20 विश्व कप जीतकर लहू टीम इंडिया की रग रग में उतारने वाले। चिंता मत करो, धोनी है ना का स्वैग के साथ फैंस पर चढ़ाने वाले क्रिकेट के कोहिनूर महेंद्र सिंह धोनी के ये सभी रंग संन्यास के साथ अब खत्म हो गए। अब नहीं दिखेंगे माही ब्लू जर्सी में, अब नहीं दिखेगा वो रुतबा जिससे धड़क उठता था स्टेडियम।
धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। मैं पल दो पल का उन्होंने यह ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके किया। उन्होंने कहा कि शाम 7:29 से उन्हें रिटायर माना जाए। पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने टेस्ट और वनडे दोनों में अपनी पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ जड़ी। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल खेला। वाकई शांत रहकर भारतीय क्रिकेट को आईसीसी की तीनों वर्ल्ड कप ट्रॉफीज के चैंपियन बनवाने वाले, टेस्ट में बेस्ट का स्वाद सालों तक दुनिया के जहन में रखने वाले, विकेट कीपर्स के लिए मानदंड का स्वरूप रचने वाले और सफल नेतृत्व का असल रूप टीम इंडिया को देने वाले धोनी, आपने क्रिकेट से जरूर रिटायर। टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। मरकजी वजीर बराए खेल किरण रिजिजू ने लिखा है कि इस शानदार यादों के लिए शुक्रिया MS धोनी, आपका एतमाद, हिम्मत और मेहनत आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी धोनी की रिटायरमेंट पर अपने ट्वीट में लिखा है कि एक न एक दिन हर क्रिकेटर को अपना ये सफर खत्म करना होता है, मगर फिर भी जब इतने करीब से जानने वाला कोई शख्स इसका ऐलान करता है तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आपने मुल्क के लिए जो किया वो हमेशा सभी की दुआओं में महफूज रहेगा, मगर जो इज्जत और जज्बा आपसे मिला है वो हमेशा मेरा रहेगा। दुनिया आपकी दुनिया में हुसूलियाबियां देखती है और मैं इंसान को देखता हूं। कप्तान, हर चीज के लिए शुक्रिया, आपके लिए मैं सर झुकाता हूं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। साल 2005 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज करने वाले रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मिली इतलात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियानी और भारी बारिश होने का इम्कान है। खासतौर पर शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, जालौन, कानपुर शहर, रायबरेली, एटा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बागपत में आइंदा कुछ घंटों में गरज और चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं मरकजी आबी कमीशन से मौसला इतला के मुताबिक रियासत की कई नदियों में तगयाफी है। गंगा नदी बदायूं के कचला घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गन ब्रिज, अयोध्या, बलिया के तुर्ती पार में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। श्रावस्ती जिले की तहसील जमुनेहा और इकोना के कई गांव राप्ती नदी के निशाने पर हैं। जिले का नारायणपुर, मध्यान नगर, अशरफ नगर, मारवनीपुरा जैसे दर्जनों गांव में राप्ती नदी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्यान नगर गांव
गांव पूरी तरह पानी में डूब गया है। वहीं नारायणपुर, अशरफनगर, मारवानीपुरवा में हजारों बीघा ज़रई अराजी और मकान राप्ती की आगोश में समा गए हैं। इंतजामिया के जरिए लोगों को दी जाने वाली इमदाद नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इंतजामिया की जानिब से आखिर क्यों राहती काम नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर आरपी चौधरी ने कहा है कि सैलाब को रोकने के लिए जंगी पैमाने पर काम कराया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।